दूसरा, हमने 2014 में कहा था, और 2014 से पहले शायद आप में से बहुत सारे युवा तो वोटर भी नहीं थे, तो आपका उस समय शायद इतना ध्यान भी ना जाता हो कि उस समय चुनाव के मुद्दे क्या थे। उस समय देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। 2010 से 2014 का कालखंड देखेंगे तो लाखों करोड़ के घोटाले पूर्व की सरकारों में हुए। हमने एक ही बात कही थी, सुशासन युक्त सरकार देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त देंगे। एंड बीजेपी इज नोन फॉर देयर गुड गवर्नेंस मॉडल। और आज मैं यहां पर खड़ा होकर कह सकता हूं कि 2014 से 2022 तक इन 8 वर्षों में कोई नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर 8 रुपए के घोटाले का आरोप भी नहीं लगा पाया है। यह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले देश की संपत्ति ही कहीं और चली जाती थी। जीएसटी बहुत लंबे समय से मांग थी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 में हम लाए। आपदा से पहले भी कभी 1 लाख करोड़ रुपया महीने की कलेक्शन नहीं हुई, लेकिन जो रिफॉर्म्स के कदम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उठाए, आप पिछले 16 महीने का उठाकर देखिए, शायद ही कोई महीना ऐसा हो जहां पर 1 लाख करोड़ से कम की कलेक्शन हुई हो। पिछले महीने भी सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन जीएसटी की हुई 1,48,000 करोड़ की। इससे पहले 1,63,000 करोड़ की भी हुई। तो अपने आप में दिखाता है कि जो रिफॉर्म्स हमने किए हैं और जिस तरह से गुड गवर्नेंस का मॉडल हम लेकर आए हैं, उससे राज्यों ने भी सहभागिता दी और लगातार टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है। पिछले साल में अगर आप टैक्स कलेक्शन देखेंगे तो जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो भी 7 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 11 लाख करोड़ हो गए, और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत ठीक दिशा में चल रहा है। और दुनिया भर की एजेंसीज का जो बार बार रेटिंग्स निकालती हैं कि किन की जीडीपी ग्रोथ क्या है, आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि दुनिया भर की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कोई है तो आज हमारा भारत है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे प्रदीप जी पूछ रहे थे कि आपको क्या बदलाव दिखा पिछले कुछ वर्षों में। प्रदीप जी, जब मैं कई एमपीज का डेलीगेशन लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में जाता था, तो उस समय मैं दुनिया के देशों में जाके ये नहीं कह सकता था कि भारत में ये खराबी है, ये खराबी है। वहां मैं भारत के प्रतिनिधि के रूप में जा रहा था, ऑपोजिशन लीडर के रूप में नहीं जाता था। तो मुझे वहां भारत का पक्ष रखना होता था, और ये बड़ी चुनौती होती थी कि एक के बाद दूसरा स्कैम आता था। 2G, CWG, कोल स्कैम, अंतरिक्ष स्कैम, कितने ही स्कैम आते थे, अगस्ता वेस्टलैंड से लेके बाकी सारे। लेकिन भारत की छवि भी ठीक रखने की, भारत के प्रति लोगों का मोह भंग ना हो जाए, तो विश्वास कैसे दिलाना कि हम भारत की ओर आस कैसे लगाकर रखें। मैं तो कहता ही था, लेकिन दुनिया भर के जो नेता बाकी कहते थे, वो भारत में बार बार अपना विश्वास प्रकट करते थे। तो मैं उनसे इनफॉर्मल वे में जब लंच या डिनर पे मिलते थे, तब पूछता था कि आपको भारत में इतना विश्वास क्यों है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, दुनिया भर में 1/6 पॉपुलेशन भारत की है, और भारत की 2/3 पॉपुलेशन जो है वो यूथ है, वो 35 साल से कम है। और दुनिया भर में इतनी बड़ी युवा शक्ति कहीं नहीं, और ये भारत की युवा शक्ति ही उसकी राष्ट्र शक्ति बनेगी और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाएगी। ये विश्वास दुनिया भर के लोगों को भी है। भारत के युवाओं को अपने आप में विश्वास होना चाहिए, और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आपने अपने आप को राष्ट्र निर्माण में लगातार लगाया है, और यही कारण है कि हमारा देश आगे भी बढ़ रहा है। मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगभग 34 वर्षों के बाद भारत में आई है। समग्र शिक्षा की हम बात करते हैं, और ये होलिस्टिक अप्रोच हमने अपनाई, जिसमें शिक्षा के साथ साथ हम स्किल्स पर भी
ध्यान दे रहे हैं, स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दे रहे हैं। इसी तरह से ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में भी जहां दुनिया के बड़े बड़े देश क्योटो प्रोटोकॉल जो जापान में उन्होंने अनुबंध किया था, उन्होंने कहा था कि हम इसको पूरा करेंगे, उसको पूरा नहीं किया। COP21 पेरिस में जब हुई तब भी दुनिया के बड़े बड़े देशों ने मुंह मोड़ लिया था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व देने का काम किया और इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने का काम किया। उसका हेडक्वार्टर हिंदुस्तान में बना है और भारत ने जो वायदे किए थे वो कई साल पहले हमने अपनी उन सबको पूरा कर लिया जो हमने वहां पर वायदे किए थे। COP26 भी जब अब यूके में हुआ तब भी दुनिया भर के देशों के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी यानी कि भारत ने ही लीडरशिप देने का काम किया। कहां एक समय था भारत फॉलो करता था, आज भारत लीड करने का काम करता है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। यह भारत के कुशल नेतृत्व के कारण हो पाया है। लेकिन कई बार जब मैं मुड़कर वापस 2014 में देखता हूं तो चुनाव से पहले बहुत सारे आरोप लगे। मणिशंकर अय्यर जी ने कहा, नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला यह देश का प्रधानमंत्री बनेगा। मजाक उड़ाया गया और यहां तक कह दिया इनकी मां तो बर्तन मांजती है, ये कहां से होगा। लेकिन मित्रों, इस देश की जनता और भारत का लोकतंत्र ऐसे ही महान नहीं है। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और आज नहीं, मैं आपको एक अनुरोध करूंगा, 14 अगस्त से हम लोग स्वराज धारावाहिक भी हम दूरदर्शन पर लेकर आ रहे हैं, डीडी नेशनल पर लेकर आ रहे हैं, जरूर देखिएगा। 14 अगस्त को रात को 9 बजे से। मैं इसलिए कहता हूं जरूर देखिएगा क्योंकि भारत के सांस्कृतिक धरोहर को और भारत के रिच कल्चर के साथ साथ आपको भारत के इतिहास को जानने का अवसर मिलेगा कि भारत के अन्य राज्यों में, अलग अलग राज्य, प्रिंसली स्टेट्स में उस समय भी पुरुषों को ही नहीं महिलाओं को भी अधिकार दिए गए थे, सत्ता में रहने की महारानी बन के। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उससे पहले भी इंग्लैंड जैसे देश में जिसने हमारे ऊपर कई सालों तक शासन किया, उनमें भी वो अधिकार नहीं थे महिलाओं को वोटिंग के। लेकिन भारत में पहले दिन से वोटिंग का अधिकार था। हमारे यहां पर तो बहुत सारे राज्यों में 33% आरक्षण से लेकर 50% आरक्षण तक भी महिलाओं को पंचायती राज संस्थानों में दिया है। हम सबको अपनी ओर से प्रयास करना है कि हमारी भागीदारी हमारी उसमें सुनिश्चित हो। खेल की मैं बात यहां पर जरूर करूंगा। आजकल कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है? थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ही आवाज आई, इसका मतलब आधे लोग खेलों में विश्वास करते हैं, आधे नहीं करते हैं। जबरदस्त जीत है भारत की। हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन अब तक कॉमनवेल्थ खेल में किया है और मैं चाहता हूं हमारे वो सब मेडलिस्ट जिन्होंने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम भारत के लिए अब तक किया और 55 मेडल अब तक जीते हैं, उनको सबको आप सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से आप सबने यहां से खिलाड़ियों को अपना बधाई संदेश दिया है उसके लिए मैं आपका आभार भी प्रकट करता हूं। मित्रों, ये ऐसे नहीं हुआ, इसके लिए लगातार हमने प्रयास किए हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना थी और इस स्कीम के अंतर्गत जो एलीट एथलीट्स हैं उनके ऊपर हम लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, इसका सारा खर्चा भी वहन करते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन, भागीदारी, इसका भी सारा खर्चा सहन करते हैं। और इसके अलावा आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस यानी कि जेब खर्च भी 6 लाख रुपया साल का खिलाड़ियों को देने का काम मोदी जी की सरकार करती है। अब खिलाड़ियों को केवल खेल पर ही ध्यान देना है, उनको बाकी चिंता नहीं करनी। खेलो इंडिया योजना हो, जिसके खेलो इंडिया गेम्स के अंतर्गत यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स की,
और 15,000 से ज्यादा हमारे खिलाड़ियों ने इसमें इस साल भाग लिया। 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, जिनमें से 11 नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने का काम भारत की बेटियों ने किया है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा अवसर क्या होगा कि जहां हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, भारत की राष्ट्रपति कोई और नहीं, एक ट्राइबल महिला को बनने का अवसर मिला है। यह दुनिया भर में बहुत बड़ा संदेश गया, बहुत बड़ा संदेश है। उन्होंने अपने पति को, अपने दोनों बेटों को खोया है एक्सीडेंट में, उसके बावजूद लगातार देश की सेवा करती रही, लेकिन उनको अपमानित करने का भी कोई मौका कांग्रेस ने नहीं छोड़ा। जिस तरह का वहां पे बयान दिया गया, जिस तरह से राष्ट्रपति जी को अपशब्द कहे गए, न केवल उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई गई, एक महिला का अपमान करने का काम भी किया। उस पर भी सोनिया गांधी जी ने तो क्या माफी मांगनी थी, अपने नेता से भी माफी मांगने के लिए नहीं कहा। कहती तो प्रियंका जी भी चुनाव में जाकर थी, महिला हूं, महिलाओं के लिए लड़ सकती हूं, लेकिन उनके भी 2 शब्द नहीं निकले जब राष्ट्रपति जी का अपमान किया गया। जिन लोगों ने वर्षों वर्षों तक अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के नाम पर वोट ही बटोरे हैं, लेकिन उनको अधिकार देने का काम नहीं किया है, वो पचा ही नहीं पाए कि एक आदिवासी महिला कैसे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। और मैं यही नहीं कहना चाहता, हमने जो कहा वो करके दिखाया है। मोदी जी ने सदा कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अगर हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना लाए तो 45 करोड़ बैंक खाते 2 साल में खोल कर दिए, जो 70 साल में नहीं हुए। हमने हर घर को बिजली देने की बात कही, जो 70 साल में नहीं हुआ। हर गांव, हर घर को बिजली देने का काम कर दिया। 70 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब देने का काम किया ताकि बिजली की खपत भी कम हो। हर घर को नल से जल देने का काम कर रहे हैं। 9 करोड़ लोगों को दे दिया, जो 70 साल में हुआ तो हमने 2 साल में करने का काम किया है। यही नहीं, रसोई गैस का सिलेंडर 12 करोड़ बहनों को देने का काम किया, जो कल तक लकड़ी जलाती थी, आज रसोई गैस का सिलेंडर इस्तेमाल करती है। गरीब और अमीर के बीच में खाई को कम करने का प्रयास किया है। कल तक अमीर के पास रसोई गैस का सिलेंडर होता था, बैंक का खाता होता था, उसके पास पानी का नलका से लेकर बाकी सुविधाएं होती थी। देश की राजधानी दिल्ली में भी कई इलाके आज तक ऐसे हैं जहां पर टैंकर से पानी आज भी दिया जाता है। और जो लोग सत्ता से 8 साल में दिल्ली में राज कर रहे हैं, दिल्ली राज्य में, वो पानी देना तो और पानी के टैंकरों में भी घोटाले करते हैं। पानी की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने शराब में 144 करोड़ का घोटाला वहां पे भी करने का काम केजरीवाल की सरकार ने किया है। यह अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आपकी पॉलिसीज कहां पर हैं।